हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन, कांच के सतह से प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ दैनिक उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करने से पहले हम स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे आपने अक्सर ये अनुभव किया होगा कि अगर किसी कांच के गिलास में पानी हो, अगर कांच का एक गिलास हो और उसमें पानी हो और एक पेंसिल को हम तिरछे रूप से रखते हैं, तब वह पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वह पेंसिल पानी के सतह से टूट गई है या मुड़ गई है, बेंड हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम किसी ग्लास में पानी भरा हुआ हो जिसमें उसमें हम कोई वस्तु को रखते हैं, जैसे नींबू को रखते हैं, तो वह नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई होता है। वह नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे क्या कारण है? इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सारा चीज प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब चलिए हम लोग अपने विषय पर आते हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। ये सभी लोग जानते हैं कि कोई भी माध्यम हो, वहां से जो प्रकाश वहां जो प्रकाश का गमन होता है, प्रकाश का संचरण होता है, वह स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी रेखा में होता है। जैसे अगर हमारे पास एक कैंडल हो, एक मोमबत्ती हो, एक बल्ब हो, कोई भी लाइट का सोर्स हो, और वहां से जब लाइट निकलेगी तब वह लाइट इस तरह से सीधी रेखा में जाएगी। ध्यान दें, यहाँ पर सीधी रेखा का मतलब ये नहीं कि जैसा स्क्रीन में लिखा हुआ है उसी डायरेक्शन में जाएगी। यह किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन जाएगी वह स्ट्रेट लाइन में। अब चलिए हम एक बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं आपसे कि तब क्या होता है अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है? क्या तब भी वह सीधी रेखा में जाती है? जैसे हम लोगों ने अभी जो बात किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में जाती है तब वह सीधी रेखा में जाती है, लेकिन अगर वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब भी वह सीधी रेखा में जाती है या नहीं जाती है? इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो माध्यम है। ऊपर का जो माध्यम है यहाँ आप देख सकते हैं, ये एयर है, यानी ये हवा है, और आप यहां देख सकते हैं वाटर है, यानी यह क्या है? जल है। तो ये हमारा एक मीडियम हुआ, एक माध्यम हुआ, और ये हमारा एक दूसरा माध्यम हुआ। दोनों पारदर्शी माध्यम है, दोनों से होकर प्रकाश का गमन हो सकता है। चलिए मैं बात करता हूं कि कोई प्रकाश स्रोत है और वहां से प्रकाश आती है। देखिए ये आ रही है, तो जो प्रकाश आती है हम सभी जानते हैं उस प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित प्रकाश या आपतित किरण। आपतित किरण। अब देखिए, अगर यहां पर अलग अलग माध्यम नहीं होता तो प्रकाश सीधी रेखा में निकल जाती, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। लेकिन चूंकि यहाँ पर माध्यम बदल रहा है, हवा से प्रकाश आ रही है और जल में प्रकाश प्रवेश कर रही है, तब वह सीधी रेखा में नहीं जाएगी। तब क्या होगा? वह प्रकाश इस तरह से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगा। आप जो भी बोलना चाहते हैं अपने शब्दों में बोल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि यह जो झुकाव हुआ यह किस तरह का झुकाव है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सतह पर एक परपेंडिकुलर यानी अभिलंब या नॉर्मल खींचते हैं। ये जो लाइन खींचा गया इसको हम लोग अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब या इसी को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। चलिए मैं इसका नेमिंग करता हूं, मैं नाम देता हूं एम
एन, और ये जो प्रकाश आ रही थी उसका नाम देता हूं मैं ए ओ, और जो ये जो बेंड होकर चली गई उसका नाम देता हूं मैं ओ बी। ध्यान दीजिए इस ए ओ को ए ओ इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण या आपतित प्रकाश, आपतित किरण। और यहां पर ओबी जो हुआ, जो मुड़ गया, उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। ये जो मुड़ी हुई है इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित, सॉरी, इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखिए यहां पर इसका जो बेंड हुआ, झुकाव हुआ, यह अभिलंब की तरफ हुआ। इसको जाना चाहिए यहां से, लेकिन यह थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गई। यहां एक एंगल बना और यहां भी एक एंगल बना। इस एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। जैसा कि आप लोग प्रकाश के परावर्तन में जानते होंगे, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। और यहाँ जो एक एंगल बना इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। ध्यान दें, प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने इस परावर्तन कोण से बताया था कि आर को परावर्तन को प्रकाश के परावर्तन में आर को हम लोग परावर्तन कोण को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारा आर है इसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अपवर्तन कोण। तो अब देखिए हवा से प्रकाश जब कांच में जल में जाती है तब वह प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अगर प्रकाश जल से हवा में जाए तब क्या होगा? चलिए हम लोग उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ऊपर का माध्यम जैसे का वैसे ही है, हवा है, एयर है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था। और ये जो नीचे माध्यम आप देख रहे हैं ये हमारा जल है, वाटर है, जल है। इस बार प्रकाश जल से आ रही है। देखिए प्रकाश किरण जल से आई। अब क्या होता है, अगर यहाँ अलग अलग माध्यम नहीं होता तो प्रकाश सीधे इस तरह से निकल जाती, यहां से आती वापस वो चली जाती, सीधे चली जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पर अलग अलग माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम है तो चलिए मैं यहाँ पर वो यहाँ अलग अलग माध्यम होने के कारण प्रकाश का जो जब प्रकाश यहाँ से हवा में जाती है तब भी यहाँ पर थोड़ा सा वह मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है, बेंड हो जाती है। चलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ क्या किस तरह का इसमें विक्षेपण हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसको जाना चाहिए, यहाँ से अब ये चली गई यहाँ, इसका मतलब ये अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई। ये यहाँ पर बना एंगल आ यानी आपतन कोण, यहाँ बना आर अपवर्तन कोण। मैं इसका नेमिंग करता हूं ए ओ बी एम एन। अब देखिए यहां पर ए ओ को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण। ओ बी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। और एम एन जो हमारा है ये अभिलंब है, आई हमारा आपतन कोण है और आर हमारा अपवर्तन कोण है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो चीज को देखा कि जब प्रकाश हवा से जल में गई तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई, और जब प्रकाश जल से हवा में गई तब वह अभिलंब से दूर हट गई। इसका क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हम लोगों ने दो चीज को अभी देखा कि जब प्रकाश हवा से जल में गई थी तब वह अभिलंब की तरफ मुड़ गई थी, और जब प्रकाश किरण जल से हवा में गई तब वह अभिलंब से दूर हट गई। इसका सीधा सा उत्तर है कि हमारे पास जो दो माध्यम था, एक हवा और एक जल। हवा जो हमारा माध्यम था उसे हम कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, रेयरर मीडियम। और जल जो हमारा है वह हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है,
सघन माध्यम। यहां भी देखिए वाटर है, यानी यह सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। शॉर्टकट में चलिए मैं लिखता हूं, स से सघन, म से माध्यम। ये विरल माध्यम है, वी से विरल, म से माध्यम। तो नियम कहता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि इसके विपरीत जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये जो अपने मूल रूप से विक्षेपित होने का घटना है, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे रूप से प्रवेश करती है तब वह अपने पथ से परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाती है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत अच्छी बात। यहां से मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। यहां पर मैंने लिखा है कि जब प्रकाश तिरछी होकर जाती है, यहां देखिए मैंने लिखा है जब प्रकाश क्या है, तिरछी होकर के जाती है। अगर प्रकाश तिरछी होकर के नहीं जाए और अगर वह प्रकाश सीधे प्रवेश करे तब क्या उसके पथ में परिवर्तन होगा? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट में लिखने का कोशिश करें। जैसे यहां पर एक सरफेस है, यह अलग मीडियम है, यहां पर एयर है, यहां पर वाटर है, और एक प्रकाश किरण सीधे आ रही है। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगी तो उसमें क्या विक्षेपण होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा? आप मुझे कमेंट में बताने का कोशिश करें। मैं इसका उत्तर अगले वीडियो में दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा प्रभाव है जो हम लोग अपने प्रतिदिन के लाइफ में अनुभव कर सकते हैं। उनमें से मैं एक दो का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में तिरछा रूप से रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। यह क्यों होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब के तल से थोड़ा ऊपर दिखता है। यह भी क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। मैं उनको वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। हर एक घटना का कुछ न कुछ नियम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का भी कुछ न कुछ नियम है। कौन सा नियम है जरा हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन नियम देखने से पहले मैं आपको छोटा सा एक चीज बताना चाहता हूं। आप जैसे हमारे स्क्रीन पर देखिए, जैसे ये एक सरफेस है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। ऊपर में एक माध्यम लेता हूं मैं हवा, और नीचे में एक माध्यम लेता हूं मैं जल। अगर प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो रही है, अगर मैं यहाँ पर अभिलंब खींचता हूं तो ये थोड़ा सा लंब की तरफ झुक जाएगी। यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यहाँ जो एंगल बनता है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और यहाँ जो बेंड होकर चली गई इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इन सारे चीजों के बाद हम लोग चलिए आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य रूप से दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले
पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होता है वह सभी एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे हम लोग स्क्रीन पर अभी देख रहे थे, आपतित किरण को, अपवर्तित किरण को, अभिलंब को, सारा चीज हमारे एक ही स्क्रीन पर था। हमारा स्क्रीन भी एक प्लेन के समान है, एक तल के समान है। इसका मतलब हमारा तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्या कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, जिसको आप मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, साइन कॉस वही ज्या। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और चूंकि इस नियम को सबसे पहले स्नेल ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मान लेते हैं कि सरफेस से वहां से प्रकाश का आपतन होता है, फिर दूसरे माध्यम में उसका अपवर्तन होता है। और चलिए मान लेते हैं कि आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। तो आपतन कोण का ज्या मतलब साइन आई, साइन आई, और अपवर्तन कोण का ज्या मतलब साइन आर। इन दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वह हर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि साइन आई बाय साइन आर एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, स्थिरांक एक कांस्टेंट है। इस स्थिरांक मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे। तो यहां से भी हम अपवर्तनांक का परिभाषा दे सकते हैं कि पहले माध्यम के आपतन कोण का साइन और दूसरे माध्यम के अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक हम लोग समझने के लिए अगले स्लाइड की तरफ आते हैं। देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अपवर्तनांक से पहले थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि किसी भी अन्य माध्यम की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो हम बोल सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसी प्रकार से हवा भी एक माध्यम है। तो हवा में जो प्रकाश का चाल है वह निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। हवा में प्रकाश का चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा ही कम होता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग हवा में प्रकाश का चाल इसी को ले लेते हैं। उसी प्रकार से हमारा जल है, जल में प्रकाश की चाल हवा की अपेक्षा कम होगा। उसी प्रकार से हमारा कांच भी एक माध्यम है, वहां प्रकाश की चाल कुछ और होगा। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होने के कारण ही अपवर्तन होता है कि चूंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग है, तो इस वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर कहीं पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और यही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। तो हम लोग अपने मूल टॉपिक पर आते हैं, अपवर्तनांक। प्रकाश के किरणों का किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये जो परिभाषा मैंने स्क्रीन पर लिखा है यह एनसीईआरटी के अनुसार है। एनसीईआरटी के पुस्तक में यही परिभाषा लिखा है कि प्रकाश के किरणों का किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन इसके अलग अलग भिन्न भिन्न रूप भी हैं, इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि दो माध्यम है। आप हमारे स्क्रीन पर जैसे देखिए, यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर माध्यम 1 है
माध्यम 1 और नीचे जो सरफेस है वहां मैं लेता हूं माध्यम 2 और यहां से प्रकाश आ रही है। अभी मैं ये बात नहीं करता हूं कौन सरल है कौन विरल है, कौन सघन है कौन विरल है, मैं सिर्फ माध्यम का नाम देता हूं, यहां से आते हैं, यहां से इसका अपवर्तन हो जाता है। ये जो पहला माध्यम है वहां प्रकाश का चाल है V1 और दूसरा माध्यम है वहां प्रकाश का चाल है V2, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखिए, अतः माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं और इसे प्रायः n21 से दिखाया जाता है। n21 का मतलब हुआ दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। कहीं कहीं इसको म्यू से भी दिखाया जाता है। म्यू यह एक ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं म्यू, तो कहीं कहीं म्यू से भी इसको दिखाते हैं, लेकिन अधिकांश एनसीईआरटी के किताब में इसको हम लोग एन से ही दिखाएंगे। तो इसे n21 द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए n21 कितना के बराबर होगा, तो n21 का मतलब हुआ n21 इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं तब कैसे लिख सकता हूं, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं n21 इक्वल टू V1 बटा V2। V1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और V2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से n21 इक्वल टू V1 बटा V2। अब देखिए, इसी तरह से हम लोग दूसरा चीज भी बोल सकते हैं कि अगर मैं उलट दूं इसको, चलिए मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूं n21 इक्वल टू V1 बटा V2। मतलब ये हुआ कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये जो हम लोगों ने लिखा यह क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं n12। n12 का मतलब क्या हो गया, V2 बटा V1, और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यही इसका मतलब हुआ। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और सीखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा n21 इक्वल टू V1 बटा V2, जहां V1 है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब चलिए मैं समझता हूं कि यदि मैं मान लेता हूं, यदि माध्यम 1 जो है वह निर्वात हो, माध्यम 1 क्या हो, निर्वात हो, और माध्यम 2 है उसको मैं मान लेता हूं कांच, उसको मैं मान लेता हूं कांच। तब देखिए, अगर मैं बोलना चाहूं माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ध्यान दीजिए
माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसका मतलब हुआ कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो माध्यम 1 हमारा क्या है, निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल को दिखाते हैं C से, और ये दूसरा माध्यम कांच है, वहां प्रकाश की चाल को हम लोग मान लेते हैं VG, G फॉर ग्लास। तब क्या हो जाएगा, C/VG, और इसको संक्षेप में हम NG बोल सकते हैं। NG मतलब कांच का अपवर्तनांक, तो C/VG। इसका मतलब यह हुआ कि कांच का अपवर्तनांक का मतलब हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात, रेशियो। तो इसी प्रकार से हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, ये जो अपवर्तनांक निकला इसको हम लोग बोलते हैं कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक हुआ वह हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो इसी जगह से हम लोग किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। NM का मतलब हो गया किसी मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, NM=C/VM। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे जरूर याद रखें कि किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का रेशियो है। यहां से हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिंपल भाषा में हम लोग सिर्फ अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि हम लोग अपवर्तनांक को बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। यहां से हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। कांच में प्रकाश की चाल बराबर Vg=what। सिंपल सा चीज है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा है, Nm इतना। अब मैं सिंपल यहां पर लिखूंगा Ng=C/Vg। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास Ng=1.5 है, C=3 × 10⁸ है और Vg हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Vg को इधर कर देंगे, हमारे पास Vg हो जाएगा 3 × 10⁸/1.5। अब सिंपल समझिए, ये 1.5 है, ये 3 है, हम एक ही बार में सीधे इसको 2 से दिखा देते हैं, 2 से काट देते हैं, तो मेरे पास कितना निकला 2 × 10⁸। ये क्या निकला Vg मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कांच में प्रकाश की चाल हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो इस तरह से हम लोग अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप भी अपने एनसीईआरटी के बुक के प्रश्नों को हल करें और अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे लिखें, मैं वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 10 में इससे संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट भी है, प्रयोग भी है जिसको करना भी है। तो हम लोग प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी को भी समझेंगे, तो हम लोग उसी से संबंधित कुछ बात करते हैं। तो कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग कांच का एक स्लेब बनाएंगे, एक स्लेब लेंगे। तो सपोज करिए हमारे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो कांच का एक स्लेब है। मैं इसका नेमिंग करता हूं ABCD। कांच का एक आयताकार स्लेब है। देखिए आयताकार स्लेब एक थ्री डायमेंशनल आकृति है, लेकिन हम लोग उसको सिंप्लिसिटी के लिए 2 डायमेंशनल आकृति में बना रहे हैं। नहीं तो अगर हम लोग एक्चुअल सही में अगर उसका डायग्राम बनाते तो हमारा डायग्राम जो होता वह कुछ इस तरह से होता। इस तरह से होता, लेकिन इस तरह का डायग्राम को बनाने के बाद हमको उसको रे को दिखाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग इसको 2 डायमेंशनल दिखा रहे हैं। अब चलिए हम एक प्रकाश किरण लेते हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रकाश किरण है। इसको हम लोग कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। बिल्कुल सही बात है, आपतित किरण, क्योंकि यह आ रही है। अब देखिए कि अगर यहाँ पर अलग अलग माध्यम नहीं होता, अब देखिए कि अगर यहाँ पर अलग अलग माध्यम नहीं होता तो प्रकाश जैसे आई थी वैसे ही सीधे निकल जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पर अलग अलग माध्यम है, ऊपर हवा है, फिर कांच है, और हवा जो हमारा है वह विरल माध्यम है और कांच जो हमारा है वह सघन माध्यम है। देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये जान लेते हैं कि हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, प्रकाशीय विरल और प्रकाशीय सघन। इसके लिए हमारे बुक में चार्ट दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हवा है वो यहाँ पर जो प्रकाश है वह हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसका मतलब पहले हमें अभिलंब खींचना होगा। चलिए मैं एक अभिलंब ड्रॉ करता हूं और मैं इसका नेमिंग करता हूं, नाम देता हूं M1 N1। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं। अब देखिए चूंकि यहाँ अभिलंब है तो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ती है। देखिए अभिलंब की तरफ वो मुड़ गई। यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण है जो मुड़ गई है इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। फिर देखिए फिर अगर यहाँ अलग अलग माध्यम नहीं होता तो प्रकाश सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ फिर से उसको अलग माध्यम मिल रहा है, कांच से हवा, यानी सघन से विरल। तो जब वह सघन से विरल में जाएगी तो फिर से अभिलंब से वह दूर हट जाएगी। तो इसका मतलब पहले हम अभिलंब ड्रॉ करते हैं और इसका नेमिंग करते हैं M2 N2। अब क्या होगा? प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब देखिए प्रकाश अभिलंब से दूर हट गई, यहां इस तरह से प्रकाश ये चली गई। तो ये जो बाहर निकल गई इस प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। तो इस डायग्राम में हम 3 प्रकार की किरणों को देख सकते हैं। पहला जो किरण है वो है आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा जो किरण है वह है अपवर्तित किरण, तो इसे लिखा नहीं रहा है, अपवर्तित किरण। और तीसरा जो हमारे पास किरण है वह है निर्गत किरण। चलिए मैं तीनों का नेमिंग करता हूं, नाम देता हूं मैं इसे
O1, ये O2 और ये B। इसका मतलब जो आपतित किरण है वह है AO1, अपवर्तित किरण है O1 O2 और निर्गत किरण जो है वह हमारा है O2B। O2B। इस तरह से आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण हो गया। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और इस निर्गत किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो देखिए इस तरह का लाइन ड्रॉ होगा। एक यहाँ पर रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो दूरी है वह सभी जगह समान है। जैसे हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये जो बीच का डिस्टेंस है, जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का डिस्टेंस है, यह सभी जगह समान है। और जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है तो हम उसे कहते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। हम उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। तो यहाँ पर आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कांच के स्लेब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण में क्या संबंध होता है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, लेकिन समांतर तो है लेकिन थोड़ा सा दोनों के बीच डेविएशन है, विस्थापन है। विस्थापन क्या है? दोनों के बीच कुछ गैपिंग हो गया है, कुछ दूरी हो गया है। तो ये जो विस्थापन है, इस विस्थापन को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। तो कोई पूछता है अगर कि पार्श्विक विस्थापन का अर्थ क्या हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन को हम लोग D से दिखाते हैं, कहीं इसे स्मॉल d से दिखाते हैं, कहीं इसे कैपिटल D से भी दिखाते हैं। और ये जो पार्श्विक विस्थापन D है, यह किन किन चीजों पर निर्भर करती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पार्श्विक विस्थापन मुख्य रूप से कांच के स्लेब की मोटाई और आपतन कोण तथा माध्यम पर निर्भर करती है। तीन चीज पर यह निर्भर किया। पहला चीज, कांच के जो स्लेब लिए हैं उसकी मोटाई कितनी है। दूसरा, कांच के स्लेब के बाहर जो माध्यम है वो माध्यम कैसा है। और तीसरा, आपतन कोण कितना है। मतलब तीन ये जो मुख्य चीज है जिस पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है। पहला, कांच के स्लेब की मोटाई, दूसरा कांच के स्लेब के बाहर का माध्यम और तीसरा आपतन कोण। अब देखिए यहाँ पर आपतन कोण कौन सा है। यहाँ पर अगर ऊपर में यहाँ देखता हूँ, ये आपतन कोण है I1 और यहाँ पर ये जो बना है ये है अपवर्तन कोण R1। उसी प्रकार देखिए अगर यहाँ पर मैं इस सरफेस की बात करता हूँ तो ये जो सरफेस है ये जो सरफेस है कांच से हवा, तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण, ये मैं I2 लिखता हूं। और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा निर्गत कोण, ये हमारा हो गया R2। अब देखिए यहाँ पर I1 I2 R1 R2 ये एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? ये R1 और I2 इक्वल होंगे तथा I1 और R2 इक्वल होंगे। मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि I1 बराबर होगा R2 के और R1 बराबर होगा I2 के। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा और अपवर्तन कोण यहाँ के इस आपतन कोण के बराबर होगा। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और दूसरे से शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ शंका हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, उसका आंसर हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।